आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले खबर आसमानी आफत की। बिहार में 24 घंटे में ठनका गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर, ठनका से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 8 जिलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कैमूर में 7 लोगों की जान चली गई। इसी तरीके से भोजपुर, पटना में 4 लोगों की मौत हुई है। परिजनों को सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है निर्देश। और ऐसे में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार में आसमानी आफत से जुड़ी हुई, जहां पर लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई है। और सरकार ने, नीतीश कुमार ने आर्थिक सहायता राशि देने की बात कही है। 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी पीड़ित परिवार को। तो अलग अलग जिलों से खबर, जहां 24 घंटे में ठनका गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 8 जिलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कैमूर में सबसे ज्यादा 7 लोगों की जान चली गई। भोजपुर में 4 लोगों की जान गई। इसके अलावा पटना के मनेर में ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। इसके अलावा जहानाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, सीवान, ये सभी जिलों में लोगों की मौत हुई है। और चलिए समझ जाइए, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रात 12 बजे तक बिहार के 8 और जिलों में भी ठनका का कहर टूट सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आंधी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। राजधानी पटना, जहानाबाद, इन 2 जगहों के लिए, 2 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया, इन सभी जगहों के लिए, जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नालंदा और नवादा, इसके अलावा शेखपुरा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है मौसम विभाग ने। तो 12 बजे तक सावधान रहिए। 8 जिलों के लिए अलर्ट है। तो बिहार अलर्ट पर है। और जो अभी तक की जो सूचना आ रही है, जो ठनका वाली बात थी, उसमें भी 20 लोगों की जान चल गई है। इसलिए जो 12 बजे तक का अलर्ट जारी किया गया है, सावधान रहने की जरूरत है। बेगूसराय से एक नए तरह के जिहाद की खबर आई। जिहाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी वारदात के पीछे की मंशा धर्मांतरण की थी, जिसके लिए रेप से लेकर किडनैपिंग तक की गई, और ऐसा पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस की थ्योरी कुछ और कह रही है, जो सवालों के घेरे में है। बेगूसराय पुलिस की थ्योरी पर बड़ा सवाल। खतरनाक जिहाद या सच पर पर्देदारी? आखिर क्या है सिंघौल का सच? ये सवाल इसलिए क्योंकि बेगूसराय से सनसनीखेज खबर आई है। बेगूसराय के सिंघौल में इस पीड़ित हिंदू परिवार ने मुस्लिम बहुल गांव में प्रताड़ित होने का आरोप लगाया है। इस हिंदू परिवार का आरोप है कि गांव के ही कुछ मुसलमान युवकों ने इनकी बेटी और बहू के साथ रेप किया और उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया। उन पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव डाला जा रहा है। आप भी सुनिए पीड़ित परिवार का सनसनीखेज आरोप। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है। हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं। वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल। की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार ने 5 दिन पहले सिंघौल थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मजबूरन थक हार कर पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसका जो आवेदन है वो हमारे हाथ में है। वो 23 तारीख, ये जो तारीख है जुलाई,
जहां पे ये आवेदन जो पीड़ित के जो परिवार है उन्होंने थाने में जाकर के दिया, लेकिन थाना जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जब अंत में जब मामला कहीं पे कोई रास्ता नहीं निकलता है तो न्याय की शरण में वो पूरा परिवार आता है और यहाँ पर आकर के वो मामला दर्ज करता है। पीड़ित परिवार के आवेदन के बाद भी पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। जब न्यूज 18 ने मामले को दिखाया तो पुलिस एक्शन में तो आई, लेकिन साथ में एक अलग थ्योरी भी लेकर आई। सुनिए पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार। क्योंकि पति और ससुर लगातार मारपीट कर रहे थे पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ, तो पार्वती देवी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को लेके यहीं बगल के थाना क्षेत्र में मुंगेरीगंज में वो रहने लग गई। ये पति और ससुर लगातार वहाँ जाते थे, पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले जो पार्वती देवी है उसने सिंघौल थाना को अप्रोच किया था लीगल एक्शन लेने के लिए। ये बात जैसे ही इनके ससुर को पति को पता चली तो उन लोगों ने एक आवेदन दे दिया है पड़ोसियों के खिलाफ, और इसमें जांच में दोनों ने ये बताया है कि जब भी ससुर और पति इनको आके मारते पीटते थे तो पड़ोसी जो थे वहाँ के, जिन 3 लड़कों का नाम आ रहा है, ये लोग पड़ोसी थे कि लोग बीच बचाव करते थे। अब सवाल है कि 5 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? सिंघौल थाने के पुलिस 4 दिनों से चुप क्यों थी? महिला का पति प्रताड़ित करता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मुसलमान आरोपी लड़कों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? महिला के बयान पर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। परिवार कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर क्यों हुआ? जाहिर है ऐसे कई सवाल हैं जिससे पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय से रवि एस नारायण के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। आज हम आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोगों को सुविधा नहीं बल्कि खौफ देता है। बिहार में सूद के सौदागर, गुंडा बैंक के नेक्सस पर नकेल कब? सीमांचल में सूदखोरों का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। सूदखोर कर्ज के एवज में जमीन, जेवरात, बाइक, ट्रैक्टर, घर तक कब्जा रहे हैं। भोले भाले लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर घर, खेत, जमीन अपने नाम करवा रहे हैं। गुंडा बैंक इस कदर कर्ज का चक्रव्यूह बुनता है कि लोग सुसाइड करने की सोच लेते हैं। सुनिए कटिहार के एक कारोबारी की आप बीती। पैसा लिए थे, वो टॉर्चर करता है, ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर लें, इस तरह से जो है हरदम धमकाता है, बोलता है। मैं बहुत परेशान है, हम अंदर से बहुत टूट गए हैं। इतना टॉर्चर करता है कि हम बता नहीं सकते हैं। कितना पैसा लगता है लगभग 5 लाख रुपया। हैरानी की बात यह है कि सूद के सौदागर सक्रिय हैं, लेकिन प्रशासन बेखबर है। अंचलाधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो शिकायत आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, न इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आया है। क्या है इसमें, कैसे? इसमें साहूकार अधिनियम है सरकार का बना हुआ। साहूकार अधिनियम के तहत इसमें जो इस तरह के लेन देन व्यापार करते हैं उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक विहित शुल्क है, प्रोफार्मा है, वो हम लोग जमा करा के उसमें चालान जमा होता है। वो एक प्रक्रिया के अधीन सरकार का घोषित है, उसमें हम लोग उसको लाइसेंस इशू करते हैं। लेकिन अभी तक पिछले हम 2 सालों में कोई परिवार आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, न इसका पहले भी कभी प्राप्त हुआ है। दरअसल 2000 से लेकर 2007 तक सीमांचल में गुंडा बैंक काफी सुर्खियों में था, लेकिन 2007 के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। गुंडा बैंक के एजेंटों ने हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की थी। कई लोगों की जमीन जायदाद तक लिखवा ली थी। हाई कोर्ट ने फिर से इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद एक बार फिर गुंडा बैंक सुर्खियों में है। सीमांचल के इलाकों से गुंडा बैंक के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की गई थी। हालांकि 2007 के आसपास यह बैंक पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर यह गुंडा बैंक सुर्खियों में आया है। इसके पीछे वजह है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने नए सिरे से इसकी जांच का आदेश दिया है। गुंडा बैंक लोगों को ऊंची ब्याज पर लोन देते हैं, मॉर्गेज के नाम पर जमीन अपने नाम लिखवा लेते हैं, लोन देने का लोभ देकर लोगों से ठगी करते हैं।
गुंडा बैंक के एजेंट लोगों को गुमराह कर पैसे ठगते हैं। प्रशासन की सख्ती बढ़ने पर कंपनी बंद कर भाग जाते हैं। लोगों का पैसा और जमीन के कागजात लेकर भी भाग जाते हैं। कटिहार से सुब्रत गुहा और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पटना में दो युवकों मोहम्मद तहमीर और मोहम्मद वासिम ने सरेआम पेट्रोल पंप कर्मचारी पर पिस्टल तान दी। गांधी मैदान के पास की घटना है। तहमीर और वासिम पेट्रोल पंप पर सिगरेट पी रहे थे, तभी कर्मचारी ने ऐसा करने से मना किया तो कर्मचारी पर उसने पिस्टल तान दी। बाद में पेट्रोल पंप कर्मियों ने दोनों को पकड़ा। गिरफ्तार अपराधियों के नाम मोहम्मद तहमीर और मोहम्मद वासिम हैं। दोनों सब्जीबाग और बाकरगंज के रहने वाले हैं। टाउन डीएसपी ने बताया कि इनमें से एक का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और वो उसके भाई को धमकी देने जा रहा था। घटना के बाद पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। दो अपराधी किस्म के व्यक्ति पेट्रोल पंप पर गए, जैसा कि वे भी बता रहे हैं कि तेल लेने के लिए गए थे, लेकिन उसमें से एक सिगरेट पी रहा था। उसमें से एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद तहमीज उर्फ सिमी और दूसरे का नाम है मोहम्मद वसीम। नशे के कारोबार में अब महिलाओं को लगाया जा रहा है। बगहा के रामनगर में पुलिस ने स्मैक और गांजे के साथ एक महिला सलमा खातून को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 26 पुड़िया स्मैक और 78 पैकेट गांजा बरामद किया गया। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में नशे की तस्करी होती है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि सलमा खातून किन लोगों के लिए काम करती है। गांजा और स्मैक बेचने का काम कर रही है। उसको छापेमारी किया गया और तलाशी ली गई तो उसके पास से एक प्लास्टिक के पॉलीथीन में 78 पुड़िया गांजा और 26 पुड़िया स्मैक दोनों प्रतिबंधित हैं। इधर मधुबनी में घर को ही शराब गोदाम बनाकर रखा गया था। फुलपरास थाना क्षेत्र में घर से 400 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई। साथ ही शराब के धंधे से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फुलपरास के मुरली गांव में अनिल यादव के घर छापेमारी की गई और पुलिस के मुताबिक शराब कारोबारी मोहम्मद अब्दुल उर्फ लड्डू अनिल यादव के घर में शराब की खेप छिपाता था। बदले में अनिल यादव को 50,000 से 1 लाख रुपए दिया करता था। अनिल यादव का घर शराब के होलसेल सेंटर के रूप में इस्तेमाल होता था और यहां स्टॉक की गई शराब की सप्लाई पूरे इलाके में होती थी। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर पुलिस पूरे सिंडिकेट का खुलासा करने में जुटी है और पुलिस का कहना है कि गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जल्द ही शराब कारोबार से जुड़े पूरे गैंग का खुलासा होगा। छापामारी के क्रम में अनिल यादव के घर से करीब 400 से ऊपर पेटी विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसमें 7 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। अभी शराब का काउंटिंग किया जा रहा है, जब पूरा काउंट कर लिया जाएगा और जितने अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहां से लाते थे, कहां से वितरण करते थे। कैमूर में रियल एस्टेट कारोबारी केशव खरवार की हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। कई घंटों तक सड़क जाम रखा। परिजनों के मुताबिक केशव अपने कारोबारी पार्टनर विकास चौबे के साथ बनारस गए थे और 25 जुलाई को फोन कर वापस लौटने की बात कही, लेकिन बाद में वे बेहोशी की हालत में अस्पताल में मिले और इलाज के लिए वाराणसी ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने साजिश के तहत हत्या किए जाने की बात कही है। को हमसे 5 बजे बात हुआ है कि हम आ रहे हैं, तो हम फोन फिर रात में नहीं किए। 8 बजे विकास साहब फोन किया, फिर हमको इनको कोई वजनदार चीज से सर मारा गया है, मोटरसाइकिल या धक्का से नहीं मरे हैं। तो आप लोग सड़क जाम करने का क्या मांग मतलब यही है कि संजय गुप्ता FIR नहीं लिखे, वहां से हमको भगा दिए। पटना के राजीव नगर में पुलिस ने 2 जमीन माफिया को गिरफ्तार किया। दोनों पर राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जे का आरोप है। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से यथावत स्थिति रखने के आदेश के बाद भी माफिया जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं और वहां कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। पुलिस ने जब छापेमारी की तो सभी लोग फरार हो गए और इस दौरान पुलिस ने 2 जमीन माफिया को दबोचा है। खबर है अरवल से, जहां शिक्षक बनाने के नाम पर बड़ी ठगी की गई। हजारों लोगों को सदस्य बनाकर रुपए वसूले गए और जब लाखों रुपए जमा हो गए तो कंपनी के प्रतिनिधि ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो गए। शिक्षक बनाने के नाम पर ठगी।
प्राइवेट कंपनी ने दिया झांसा, लाखों की वसूली कर फरार। अरवल में नौकरी दिलाने के नाम पर एक प्राइवेट कंपनी ने ठगी की। इसके लिए निशाना बनाया गया जीविका संस्थान से जुड़ी महिलाओं को। अरवल के बैदराबाद में कंपनी का ऑफिस खोला गया। पहले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया। इसके लिए सभी से 4,000 रुपए लिए गए। कंपनी से 2,000 लोग जुट गए। नेटवर्किंग कंपनी की तर्ज पर महिलाओं को सदस्य बनाने पर कमीशन का झांसा दिया गया। ज्यादा कमीशन के लिए महिलाओं ने सदस्य बनाकर कंपनी को लाखों रुपए जमा कराए। जिस कंपनी पर ठगी का आरोप है उसका नाम है JSU इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज। कंपनी का हेडक्वार्टर केरल में है। अरवल में कंपनी का ऑफिस खोला गया और एक स्थानीय निवासी को मैनेजर बनाया गया। जब लाखों रुपए जमा हो गए तो कंपनी के प्रतिनिधि फरार हो गए। अब परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जिन्होंने लोगों से रुपए जमा कराए हैं। JSU इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज पर ठगी का आरोप केरल में है। JSU इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज का हेडक्वार्टर अरवल के बैदराबाद में खोला गया कंपनी का ऑफिस। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बड़ी चालाकी से जाल फैलाया। जिन लोगों को सदस्य बनाया उन्हें बच्चों को पढ़ाने का काम दिया गया और रुपए भी दिए गए। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ साफ होता गया और जब तक ठगे जाने का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन मुश्किलें उन लोगों की बढ़ गई है जिन लोगों ने सदस्य बनाकर कंपनी में पैसे जमा कराए थे। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और अब बात ऐसे आरजेडी विधायक की जिन्होंने बिजली विभाग के कर्मियों की तुलना डाकुओं से कर दी। सीतामढ़ी समाहरणालय में मंगलवार को बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें सीतामढ़ी के बेलसंड के आरजेडी विधायक यहां तक कहते नजर आए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो भी बिजली विभाग के कर्मी हैं, लोगों की लाइन काटने आए, उनकी जमकर पिटाई कर दो। FIR करते हैं तो हम तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि जो पकड़े उसको पीटो भाई। साफ सुथरा बात मंच पर हम बता रहे हैं। जो स्टीओ इंजीनियर पकड़ता है, गांव में 1 महीना पहले जाओ, इंक्वायरी करके बता दे कि इस कंज्यूमर के बाद जो जलाएगा FIR होगा। डबले नहीं कहेगा, जो इंजीनियर जाएगा सर पिटाएगा। ये मंच के माध्यम से कह रहे हैं, जो करना होगा FIR हम पर होगा। मैं तैयार हूँ FIR करने के लिए, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट डबले सुधरेगी नहीं तो काम नहीं होगा। गया में इस बार पितृपक्ष मेला ऐतिहासिक होगा। बिहार के पहले रबर डैम के पानी से पिंडदानी तर्पण कर पाएंगे। पितृपक्ष मेले को 4 चांद लगाने के लिए बिहार का पहला रबर डैम बनकर तैयार हो जाएगा, जहां कम से कम 1 फीट पानी होगा। दूर दराज से आए तीर्थयात्री रबर डैम के पानी से पिंडदान कर पाएंगे। और गया के डीएम ने विष्णुपद मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने बताया कि बिहार का पहला रबर डैम पितृपक्ष मेले के पहले बनकर तैयार हो जाएगा। रबर डैम का काम बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप काम करता है कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। अभी रबर डैम दिन रात काम चल रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जब पितृपक्ष का समय शुरू होगा, कम से कम 1 मीटर का पानी यहाँ पर रहेगा, ताकि लोगों को दर्पण देने में काफ़ी सहूलियत होगी। कोरोना पॉजिटिव हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। वैशाली के भगवानपुर चौक पर स्थित शिव मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वस्थ होने की कामना की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और दल से इसका कोई लेना देना नहीं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।